हेलो गाइस, क्या हाल है। आज अपन इस वीडियो में जो अपना मूविंग चार्ज है चैप्टर नंबर 4 वो उसके अपन सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। ऑफिशियल सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन आया था उसके आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं उसमें से क्वेश्चंस, तो उसको करने का अपन ट्राई करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन 9 था जो 5 नंबर 4 से 5 नंबर का आया था। 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है। तो इसमें एक इसको पढ़ना है तुम्हें। अब तुम इसको पढ़ना है और फिर एक डायग्राम दे रखा था और क्वेश्चंस पूछा था। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है दोस्त, पहले क्वेश्चंस को ट्राई करना है। क्वेश्चंस को पढ़ो, पढ़ने के बाद इस रामायण को पढ़ना है। समझ रहे हो? क्योंकि इस केस को पढ़ने के बाद तुम कुछ क्वेश्चन को देखते हो ना तो अच्छा नहीं रहता। पहले क्वेश्चन तुम पढ़ लेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उससे रिलेटेड तुम क्या कर लोगे दोस्तों, उससे रिलेटेड तुम क्वेश्चंस को रीच कर लोगे। देखो वो मुझे तो पता है क्योंकि वो जनरली चीज़ दे रही है, तो आपको ही पता होगी तो आप पढ़ लेना। यदि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल कर दी जाए तो द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज। आपको दिख रहा होगा तो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज की वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड अंदर जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर इधर इनसाइड द प्लेन है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है दोस्त, इनसाइड द प्लेन है। मतलब इस प्लेन के अंदर जा रहा है। मेरी जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हो उसके अंदर है। ठीक है, लैपटॉप वगैरह किसी भी लैपटॉप पर देख रहे हो तो यहाँ पर जो जब कोई भी चार्ज जो भी कोई भी चार्ज जो होता है वो यदि परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो उसका जो पाथ होता है ना मित्र, उसका जो पाथ होता है आप जानते होंगे वो सर्कल होता है। चार्ज जो होता है यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लो करता है ना तो उसका जो पाथ हो जाता है वो दोस्त सर्कुलर पाथ बनाता है। ये सर्कुलर पाथ बना दिया मैंने बताया था। तो इस सर्कुलर पाथ में क्या हो जाता है दोस्त, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVP। तो यहाँ से V से V उड़ा तो देट मीन्स mv इज इक्वल टू QRP। हाँ, ओके। तो ये अपना एक रिलेशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है, तो एम वी इज इक्वल टू 2πr। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्त, तेरी स्पीड को डबल कर दिया गया तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगी, एम वी अपॉन एम रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू भी। मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल होगी स्पीड की। यदि मैं इस स्पीड को डबल कर देता हूँ तो मेरी रेडियस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो मेरा दोस्त कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा ना हो जाएगा। पहले आर नॉट रेडियस थी, अभी क्या होगी, चेंज कर दी। यदि स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 2v0 कर दो, देन फिर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वन रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वह वाला टाइम बताना है फॉर द वन इलेक्ट्रॉन के वन रिवोल्यूशन के लिए जो चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ओके मित्र। तो इसको कैसे अपन चीज़ कैलकुलेट करेंगे, तो जो स्पीड होगी ना वो स्पीड इस प्रकार से होगी। ओके, तो इस पहले तो मुझे स्पीड और टाइम रिवोल्यूशन में मेरे को निकालना पड़ेगा। मतलब टाइम रिवोल्यूशन मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगी, इसकी सर्कमफेरेंस होगी और स्पीड इसकी वी रहती है। ठीक है दोस्त, अब मैं जानता हूँ वी इज आर इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू क्या रख सकता, आर इज इक्वल टू रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर की जगह मैं क्या रख दूँ दोस्त, एम वी अपॉन क्यू बी। ये वी से वी उड़ा, टी इज इक्वल टू क्या बच गया मेरा, 2π अपॉन क्यू बी। बचा नहीं बचा दोस्त, 2π अपॉन क्यू बी बच गया। दैट मीन मेरा जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड तुझे इज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड एंड रेडियस। ये जो टाइम पीरियड है ना मेरा, ये किसी इस रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है मित्र। मतलब मेरा जो टाइम पीरियड रहेगा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये 2π तो कांस्टेंट है, तो ये तो स्पीड बढ़ा दे या तो रेडियस बढ़ा दे, कारण मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज यदि सेम है तो उसका जो टाइम रिवोल्यूशन रहेगा पाथ का, जो सर्कुलर पाथ ये घूम रहा है, इस सर्कुलर पाथ का जो टाइम रिवोल्यूशन रहेगा दोस्तों सेम रहेगा, दैट इज टी। ये क्योंकि स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके दोस्त, इसी प्रकार चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड किया जाता है इन मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है इन मैग्नेटिक फील्ड में। द एक्सेलरेशन ऑफ द इज फाउंड किया जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में एरर है। यहाँ पर गिवन था, मतलब यहाँ पर लिखा नहीं है, मतलब विजिबल नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्त मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ था, क्वेश्चंस में ही है। मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, ये 2π + 4j × 10⁻²t। ओके,
और इसी प्रकार तुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फाउंड हो रहा है। एक्सेलरेशन भी दे रखा है तुझे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है xij टू जे कैप, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके मित्र, इसी प्रकार मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स x की वैल्यू मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जो प्रोजेक्टेड किया जाता है। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है दोस्त प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का एक्सेलरेशन मुझे ये गिवन हो गया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो गया, ये एक्सेलरेशन गिवन हो गया। ओके मित्र, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्त तुझे दिख रहा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड सा है और ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है। तो जो मेरा एक्सेलरेशन होता है ये, अब तू तो जनरली इसको मैं सिंपलेस्ट मेथड से बताऊँ तो क्यू वी क्रॉस बी है, अरे है नहीं तो एम एफ इज इक्वल टू एम ए क्यू वी क्रॉस बी कर देता हूँ। अरे कर दो नहीं कर दो मित्र, तो तेरे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कहीं ना कहीं क्यू भी कांस्टेंट है, मास ऑफ जो भी मास ऑफ चार्ज है जो भी चार्ज है उसके वो भी कांस्टेंट है, वी क्रॉस बी। तो ये कहीं ना कहीं तुझे लग रहा हो तो एक वेक्टर फॉर्म बन गई। ये आर इज इक्वल टू ये कांस्टेंट मान ले, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, सी ए कांस्टेंट है ए क्रॉस बी। तू जानता है कि जो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट बन गया, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं बोलते इसे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर जो रिजल्टेंस वेक्टर होता है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब ये जो आर है ना ये भाई ए और बी दोनों पर डिपेंड कर, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से बात करूँ तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, और यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो। यदि कोई भी यदि ये इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा और एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। अब मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड से काम है ना, क्योंकि मुझे दो चीज़ें दे रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एक एक्सेलरेशन दे रखा है। तो यदि मेरा एक्सेलरेशन दोस्त मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है तो मैं जानता हूँ कि मेरा जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें क्या आता है, ए बी कोस थीटा आता है। और थीटा भी यार यदि इक्वल टू 90 रख दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ए बी जीरो। तो यानी कि यदि कोई से भी पाथ यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका यदि 90 डिग्री एंगल बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त मेरी इसका डॉट प्रोडक्ट करूँ तो आराम से मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन कर लिख लिख है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिख दो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन हो जाएगा 2i के प्लस 4j के डॉट एक्स आई के प्लस 2j के इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स 2x प्लस 8 हो गया इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4 आंसर आ जाएगा। तो x4 इज इक्वल टू -4 आंसर। इफ यदि गिव द इलेक्ट्रॉन हैज़ द वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं रहा तो ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब सुनना मेरी बात भाई, कोई भी यदि चार्ज यदि परपेंडिकुलर होता है एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के तो उसका पाथ क्या होता है, सर्कुलर। यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है चार्ज तो उसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। यदि कोई भी चार्ज किसी एंगल से चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल होता है, क्या होता है, एक एंगल होता है थीटा एंगल। तो उसका जो पाथ होता है ना, चार्ज का जो पाथ होता है दैट इज पाथ जो होता है वो पाथ होता है हेलिकल, जिसे मैं स्प्रिंग भी बोल सकता हूँ। यदि इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होता है यदि थीटा एंगल से ये चार्ज है, ये मेरा माना कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है और ये चार्ज इसकी स्पीड मतलब चार्ज की स्पीड इस प्रकार से है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, स्पीड ही बता रहा हूँ ना मैं, क्योंकि स्पीड से बताऊँगा चार्ज की मोशन। तो ये अब इसका एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा वी पैरेलल और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, क्योंकि जब पैरेलल रहता है मतलब चार्ज वी वेलोसिटी पैरेलल रहता है मैग्नेटिक फील्ड के और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो पैरेलल रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ाएगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा सर्कुलर कराएगा। दैट मीन्स का जो पाथ हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा मित्र। किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से फील कर सकता है इसका पाथ, इस प्रकार से एक प्रकार से हेलिकल पाथ हो जाएगा। इस प्रकार से हेलिकल, एक स्प्रिंग होती है ना अपनी जो स्प्रिंग वाली कॉपी आती है उस प्रकार से हेलिकल, मतलब स्ट्रेट लाइन भी बता रहा परपेंडिकुलर पाथ भी बता रहा, तो एक हेलिकल पाथ को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है तो मतलब ये सर्कुलर तो नहीं हो सकता मित्र, ये सर्कुलर तो मेरा जो सर्कुलर पाथ है वो तो कट गया।
अभी लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, हेलिकल भी होता है। तो ट्रेजेक्ट्री बताना है इलेक्ट्रॉन की। अब मुझे यदि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ये इम्प्रॉपर क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसे, मतलब इसमें ज़्यादा डाटा गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं हेलिकल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि हेलिकल इज़ अ वेरी मच लार्ज पाथ जो मोस्टली होती है अपने डेली लाइफ में। ओके दोस्त, इफ यदि दिस द इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है ई इज़ अ मूविंग कर रहा है पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी एंड द फोर्स एक्टिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर दोस्त मुझे फोर्स निकालना है मित्र। अब मुझे दोस्त किस पर निकालना है? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालना है। चार्ज पार्टिकल है, पैरेलल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो अपना जो लॉरेंस फोर्स का भाई साहब आया था ना क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। अब थीटा इज इक्वल टू जीरो तो मतलब फोर्स भी कितना हो गया? जीरो हो गया ना मित्र। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो गया क्वेश्चन। ज़बरदस्त क्वेश्चन करते हैं अब आज के। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुझे। इसी प्रकार दोस्त एक क्वेश्चन करते हैं 19वां, जो भी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ओके, एक पी और क्यू टू आइडेंटिकल सेम चार्ज, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम चार्ज पार्टिकल हैं, ईच ऑफ द मास, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम ही है, उनका चार्ज मास सब कुछ सेम है, बॉडी साइज शेप सभी आइडेंटिकल का मतलब इस प्रकार सेम है। ठीक है, तो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, इसका पर ईच मास दे रखा है और चार्ज दे रखा है, इनका दोनों का सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं एज ऑन फिगर। तो इस स्पीड में देखो सन्ना सा फिगर दे रखा है, ये पी भाई साहब जा रहा है और ये क्यू भाई साहब जा रहा है। ठीक है, द टू पार्टिकल, ये दो पार्टिकल हैं, आर द इक्वी डिस्टेंस 0.5 m फ्रॉम द वर्टिकल वाई एक्सिस एट सम इंस्टेंट अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच ऑन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है उसे स्विच ऑन कर दिया। एक सम इंस्टेंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया? स्विच ऑन कर दिया मित्र। तो दो पार्टिकल हो जाएगा, वो हेड ऑन कोलिजन कहलाएगा, हेड ऑन कोलिजन करने लग जाएगा। देख मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब जे लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं अपने बोर्ड में ज़्यादा तो भाई, इसलिए। और ये भी एडवांस तक का लेवल का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से, सेम चार्ज और सेम मास के, जो टू पार्टिकल इक्वी डिस्टेंस पर हैं, दोनों पार्टिकल जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर है 0.5 मीटर पर। ओके, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसका जो पाथ रहेगा ना दोस्त ध्यान से समझना, अब ये वाला पार्टिकल इधर मूव करेगा और ये वाला पार्टिकल इधर मूव करेगा, इसका पाथ फ्रॉम द वाई एक्सिस से, मतलब ये जो इक्विडिस्टेंस मतलब ये भी 0.5 पर है और ये भी 0.5 पर है। तो इनकी जो रेडियस बनेगी ना दोस्तों वो कहीं ना कहीं लगभग 1 मीटर के आसपास की बनेगी अलोंग द सेंटर को अज्यूम मानकर। ओके, तो ये इस प्रकार से, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन करने का मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार का पाथ तो बनाएगा। अब तो तेरे दिमाग में आ रहा होगा दोस्त ऊपर क्यों बनाया है सर, ऊपर भी तो बना सकते थे भाई। हेड ऑन कोलिजन क्या होती है? हेड ऑन कोलिजन का मतलब जानता है, तो अंटी फेंकता है इसे अपन बहुत सारे जानते हैं। तो इस प्रकार का पाथ बनाएगा जब भी तो तेरा हेड ऑन कोलिजन होगा। ओके, समझ में आ गया होगा, आए हो। कोई हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट मीन ये सर्कुलर पाथ बनाएगा जब इसका ये सर्कुलर पाथ तो बना रहा है, और सर्कुलर पाथ मतलब एक प्रकार से जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो इसकी दोस्त वेलोसिटी इधर आ रही है, तू देख रहा हो तो इसकी वेलोसिटी इधर आ रही है, फोर्स इसका कहीं ना कहीं अंदर लग रहा है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तेरा राइट हैंड है, राइट हैंड है ना तेरे पास, दाया हाथ है नहीं है, पकड़ उसको, उंगलियां खोल, फिंगर्स को खोल, इन फिंगर्स को एफ क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी की तरफ मोड़, ये वी इधर जा रहा है और फोर्स अंदर जा रहा है। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, मतलब एक सर्कुलर डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी इधर जा रही है, तो वी क्रॉस बी। तो तेरा मतलब अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड आएगा जब तो ये थंब जो होगा नीचे बताएगा। यदि तू इधर फिंगर खोलेगा और मैग्नेटिक फील्ड यदि तू अंदर करेगा जब तो थंब किसको बताता है? तेरा
फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो थंब अंदर आया तो और तेरी फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताई तो तेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, जब भी थंब नीचे आएगा, यदि थंब ऊपर आता तो तेरा मतलब फोर्स ऊपर होता, फोर्स ऊपर होता तो तेरा जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता। दैट मीन्स तेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्त वो अंदर की तरफ है, तो इनसाइड द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा मित्र अपना कौन सा हो जाएगा, प्लेन के इनसाइड हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। शानदार क्वेश्चन है, हो गया होगा। ओके, अरे हो गया ना, समझ में आ गया ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई द रीजन। अब भाई इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो भाई यहाँ पर सर्कुलर मोशन हुई है ना, यहाँ पर दोस्त कौन सी मोशन हुई है, सर्कुलर मोशन ही हुई है। तो यहाँ पर वो जो अपन रिलेशन देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। अब उससे तू आराम से एफ सी इज इक्वल टू एफ एम कर देगा, वहाँ से आराम से रिलेशन तेरे पास आ जाएगा और तू आराम से तेरी मर्जी हो जो निकाल। अरे फिर भूल गया तू, अरे यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगी तो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा मित्र। तो यहाँ से तू वापस एम वी स्क्वायर अपॉन आर रख, क्यू वी भी रख। एफ एफ तो क्या है, सेंटर वो कुलाम फोर्स है, सॉरी लॉरेंज फोर्स है ना, क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ से अपन ने निकाला है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। वी है, बी है, क्यू है, सब है, आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बी नहीं है ना, तो बी तो निकालना है ना। तो बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू आर। अब ध्यान से समझ लेना मेरे मित्र, आर यहाँ पर 0.5 रहेगी क्योंकि इसकी डिस्टेंस रहेगी, तो इसके रेडियस के इक्वल की इसकी डिस्टेंस क्या होगी 0.5, क्योंकि इसे सेंटर से एक डिस्टेंस कितनी 0.5। तो आर की वैल्यू तेरे पास 0.5 होगी। चार्ज तुझे दे रखा है क्वेश्चन में, मास वेलोसिटी दे रखी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। वीआई कैंडिडेट का क्वेश्चन दोस्त करते हैं, इसी का पार्ट है। एक प्रोटॉन है, मूविंग कर रहा है, स्पीड है दे रखी है, एंटायर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एट द एंट्री कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर बेक्स बना रहा है, एंगल कुछ थीटा 30 डिग्री एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट द करना है दोस्त पिच मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन की फीलिंग क्या है, क्वेश्चन को फील कर पहले तो क्या बोल रहा है कि सर एक प्रोटॉन है जिसकी स्पीड कुछ ना कुछ सर इतनी दे रखी है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और सर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो दोस्त मैं इसको इस तरह समझ लेता हूँ, थोड़ा इसको मिटाते हैं तो मैं फील कराऊंगा तुझे। अरे सर फील नहीं कराओगे तो मज़ा भी कैसे आएगा, ले बार फील कर। ये स्पीड है, ये तो मान ले कि इस डायरेक्शन में तेरा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है जिसकी वैल्यू 1.5 टेस्ला की बात का हो रही है। ओके, अरे ठीक है ना, अरे हाँ ना तो बोल दिया कर यार। और यहाँ पर एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये बोला ये एक प्रोटॉन है, ये मेरा प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एक स्पीड से जा रहा है v2 × 10⁵ जो एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक 30 डिग्री एंगल के साथ जा रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट करना है द पिच ऑफ द हेलिकल पार्ट डिस्क्राइब बाय द चार्ट। तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ, v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin थीटा। एक दो कंपोनेंट टूट जाएंगे दोस्त इसके वेलोसिटी के, एक तो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो एक पैरेलल कंपोनेंट हो गया, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया मित्र। अरे हो गया ना यार, अरे हाँ ना वो नहीं बोलता एक तो तू, ठीक है थम कर दे एक बार, थम्स लगा दे, ठीक है। तो पहले अब दोस्त मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहती है ना, वो यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो भाई वो लीनियर मोशन करेगा, वो मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, और यदि परपेंडिकुलर है तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये जो v पैरेलल है ये तो भाई इसको स्ट्रेट लाइन में जाएगा चार्ज पार्टिकल को, ये भाई चार्ज पार्टिकल है इसको स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगा कि भाई धक्का लेके स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको एक सर्कुलर मोशन देगा। तो स्ट्रेट लाइन सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन सर्कुलर, झन झना झन झन झना झन झन, ये मेरा एक क्या बन गया, ये जो सर्कल बन रहा है सर्कल भी बन रहा है और स्ट्रेट भी जा रहा है।
तो दैट इज कॉल्ड मेरी ये हेलिकल पाथ बन गया मित्र, झन झना झन हेलिकल पाथ बन गया। हेलिकल बोलते हैं इसको पाथ, याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट पाथ है। तो द पिच निकालना, पिच का मतलब होता है दोस्त कि भाई ये कितने डिस्टेंस तक लेके गए, वी डिस्टेंस पर लेके गए, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो दो रिवोल्यूशन हुए ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुई, ये एक्स, इस एक्स पिच को बोलते हैं। क्योंकि एक पाथ पूरा कर लिया, फिर दूसरा पाथ पूरा करा, तो इन दोनों के बीच में ये लीनियर डिस्टेंस कितनी हुई। अब भाई लीनियर डिस्टेंस कौन करा रहा है, इस एक्स को मैं पिच बोलता हूँ, और इस डिस्टेंस को कौन लेकर जा रहा है मित्र, एक वेव पैरेलल कंपोनेंट तो स्ट्रेट लाइन में लेकर जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन और इसका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड किसके कारण आ रहा है, टाइम पीरियड आता है ऐसा सर्कुलर मोशन के कारण। सर टाइम पीरियड तो सर्कुलर मोशन के कारण आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स रहता है। तो सर आपने ये भी निकाला था, अरे निकाला नहीं निकाला, अरे भूल जाता है यार, ये तो एक भूल गया ना, भूल गया मात्र, भूल गया, भूल जा तो भूल जा, तेरी ज़िंदगी में भूलेगा तो कहाँ जाएगा, जब फिजिक्स है तेरे पास तो डरने का है क्या खेल, डरेगा नहीं तो कैसे होगा तू पास फिजिक्स में, मुश्किल है भाई समझ जा, याद करना है तुझे। ज़्यादा हो गया। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी वी हो गया मित्र, यही है ना। अरे मैं भी भूल जाता हूँ यार, निकाल लिया कर, मैं तो निकाल लेता हूँ, तो भी निकाल लिया कर, ठीक है, टेंशन मत लिया कर। आर इज इक्वल टू, ये तेरा फर्स्ट टाइम पीरियड मैंने नहीं बताया था, 2πr अपॉन वी। अब तुझे दोबारा बताना पड़ता है, गलत बात है, बार बार नहीं बताऊंगा, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, ध्यान से रख लेना। टाइम पीरियड 2πm, यहाँ पर यार एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी फिर पहले है ना मित्र, 2πm कहाँ गया मित्र, एम बच गया था ना अपना, ऐसा क्या गलती करता है। ओके मित्र, टाइम पीरियड आ गया अपना। ओके, तो टाइम पीरियड आ चुका है। ओके, टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ गया 2πm अपॉन क्यू वी बी, 2πm अपॉन क्यू बी। ओके, तो अपना टाइम पीरियड आ गया है, मास ऑफ द चार्ज। ओके, तो मेरा पिच आ गया है वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो x इज इक्वल टू आ गया है x इज इक्वल टू, अब मेरा वी पैरेलल तो क्या होगा, वी पैरेलल कंपोनेंट मेरा वी कोस थीटा ही तो होगा, क्योंकि वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट जा रहा है, तो ये वी पैरेलल मतलब वी कोस थीटा ही तो लेके जा रहा है मित्र। और ये वी परपेंडिकुलर को मैं क्या बोलता हूँ, वी साइन थीटा, और क्या, जय श्री राम बोल, वी कोस थीटा और 2πm क्यू बी। ओके, कर दिया, ये पिच आ गई, क्योंकि भाई पिच क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब ये स्ट्रेट लाइन ही तो बता रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब वी पैरेलल आएगा, स्पीड आएगी और एक टाइम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दे भाई, तेरे हाथ में है सब कुछ। ओके, क्यू बी वी कोस थीटा, अब इसको कैलकुलेट तो मुझे करना पड़ेगा, क्या बता तू, मैं करूँ या तू ही कर लेगा, कर दे यार इतना तो। वी की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोस 30 रख दे, क्यू की दे रखी है, बी की दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, कर दे मित्र, ठोक दे। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कंप्लीट हाफ ऑफ द सर्कल, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, भाई सुन, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, बट काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम पता है वी पता है, सब कुछ ठोक के निकाल लें, ये तेरी काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। अरे कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है ना, चल आगे बढ़। देख, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द मे नोट द इंक्रीज, एक क्वेश्चन है दोस्त, इसमें करंट सेंसिटिविटी का यूज़ होगी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी यूज़ होगी। तो करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, एन ए बी अपॉन के, और वी एस इज इक्वल टू कितना होता है, एन ए बी अपॉन के आर। ठीक है, आर हमेशा याद रखना लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी को यदि मैं इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरी गैलोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दूंगा बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द करंट, मैं नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देता हूँ तो मेरी करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज हो जाएगी, बट यदि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाता हूँ तो मेरी भाई नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ने से
मेरी जो उसकी लेंथ भी तो बढ़ जाएगी, कोइल्स की लेंथ बढ़ जाएगी। कोइल्स की लेंथ बढ़ जाएगी तो मतलब उसका आर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ना। तो मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ जाएगा। ऊपर का जितना पार्ट देख, 2 बढ़ा ऊपर, 2 बढ़ नीचे घटा, कट के 1 हो गया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जितना पार्ट नंबर ऑफ टर्न्स में बढ़ा उतना ही पार्ट मेरा रेजिस्टेंस में बढ़ गया। दैट मीन्स मेरा जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो भाई करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज हो जाएगी, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी आवश्यक नहीं है कि वो इंक्रीज हो। मैं नोट द नेसेसरी, आवश्यक भी नहीं है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज कर देगा। हाँ भाई, रेजिस्टेंस मेरी वो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्यों इंक्रीज नहीं हो रही है, क्यों आवश्यक नहीं है इंक्रीज होना, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना कोइल्स का। तो कोइल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मेरा जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्यों इंक्रीज होगा। भाई रीजन सही, बंदा सही रीजन दे रहा है यार, बंदा सही रीजन दे रहा है, ऑब्जेक्शन भी बिल्कुल सही अपने आप में। तो जो रीजन है वो ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए ऑप्शन से मेरा सही हो जाएगा। इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे बात समझ में भेजे में घुसी नहीं घुसी सर, घुस तो पहले से गई थी बस। गजब क्वेश्चन है भाई, गजब क्वेश्चन, गजब 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 क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, मज़ा आ जाएगा, देखते हैं। मित्र देख, एम्पेयर्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़ा है कभी एम्पेयर्स लॉ? अरे पढ़ा है ज़िंदगी में? अरे सर पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ाया है आप भाई। मैग्नेटिक फील्ड का एक लीनियर इंट्रीगेशन का भी डेफिनेशन पूछता था। लीनियर इंट्रीगेशन इज इक्वल टू होता है सर न्यू जीरो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू सर समीशन आई, जो करंट आ रही है क्लोज कोरिंग क्लोज लूप से, जो भी क्लोज लूप आप क्लोज करंट कैरिंग लूप मान रहे हो उससे निकलने वाली करंट को आप रिप्रेजेंट करोगे मित्र। ओके सर, एक सिलेंडर दे रखा है, स्टेट वायर मतलब सिलेंडर ही तो है भाई। स्टेट वायर का जो शेप होता है वो क्या होता है, सिलेंडर ही होता है, सिलिंड्रिकल शेप ही होता है। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। तो ये मेरा एक वायर है, वायर मान ले, ए रेडियस का बोल रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लो यार सर पहले। क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेडियस ए कैरिंग अ स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A/2 above the surface of the wire to that of the point A/2 below its surface is। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये सेंटर है ना, एक तो सरफेस से A/2 अबाउ, अबाउ बोल रहा है ना, ये तो अबाउ की बात कर रहा है। एक अबाउ की फीलिंग दे रहा है, एक बिलो की फीलिंग दे रहा है। अरे फीलिंग, अबाउ की फीलिंग दे रहा है, एक बिलो की फीलिंग दे रहा है। सर A/2 अबाउ मतलब यहाँ एक पॉइंट P आ जाएगा, और बिलो मतलब अंदर, तो सर यहाँ एक पॉइंट Q आ जाएगा। तो एक मुझे निकालना है, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना है, अबाउ और बिलो का, BP/VQ का रेशियो निकालना, सीधी सी बात है। अब देख, ये मेरा एक इसकी लाइन हो गई, तो ये एक डिस्टेंस होगी स्मॉल r, और ये एक डिस्टेंस हो गई आराम से, ये A/2 अंदर है ना, तो A/2 यहाँ पर बच जाएगी। तो ये भी इसकी डिस्टेंस r = A/2 बच जाएगी। ओके मित्र, तो ये अंदर होगी, ये बाहर होगी। तो तू जानता होगा कि मैं जब एम्पेयर्स लॉ पढ़ाता हूँ तो एक बाहर एक करंट कैरिंग लूप मान लूँगा P डिस्टेंस पर, जो R डिस्टेंस पर है। तो B इसकी जो इसका जो होगा 2πr एक सरकमफेरेंस हो जाएगा, जो क्लोज कैरिंग लूप माना न्यू जीरो। अब करंट इसमें तो आई जा रही है ना, पूरा टोटल आई करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, न्यू जीरो I/2πr। कहाँ से आया दोस्त, ये एम्पेयर्स लॉ से ही आया। ठीक है, तो एम्पेयर्स लॉ से ही आया मेरा ये। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ आराम से मैं करंट रख दूँगा आर। अब यहाँ पर आर मेरी यहाँ पर एक एक्सिस से होता है, R = ये तो पूरा ए है, और ये ए है, और ये A/2 है। तो R = R अबाउ कितना हो गया दोस्त, = A + A/2 जिंदाबाद, A3/2। तो B अबाउ दैट मीन्स मैं VP करूँ तो न्यू ज़ीरो की वैल्यू रख दूँगा, आई कांस्टेंट है कुछ मत कर, 2π, और R की वैल्यू 3A/2 कर दिया। दैट मीन्स न्यू ज़ीरो I/2π को अलग से रख ले मित्र, कोई बड़ी बात नहीं है, रख तू रख, कितना रखता है, कटना तो तेरा है न्यू ज़ीरो I/2π। अब मेरे को दोस्त BQ पर निकालना है। अब देख तेरे को भाई इस BQ को निकालने के लिए, ये जो Q है तो इसका ही तेरे को एक लूप बनाना पड़ेगा, अंदर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा।
इस बाहर का तो तूने बना दिया था ना डिस्टेंस पर, कोई बड़ी बात नहीं थी। कारण इस छोटे का भी भाई साहब, छोटे का भी ख्याल रखना पड़ता है ज़िंदगी में। तो छोटे का अब इसमें तो भाई करंट आई थोड़ी जाएगी, सारी पूरी करंट तो आई जा रही थी सब में, बट इस जो नन्हे से भाई साहब है, इस नन्हे से भाई साहब में तो करंट कुछ आई डेज जाएगी। तो भाई ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस अबाउ दे रखा है, बिलो दे रखा है स्मॉल a/2 अंदर वाले पर, तो भाई इसकी करंट पता लगानी है। तो तुझे पता है कि पूरा एक सिलेंडर है, स्लेट वायर है, इसमें पाई आर एक ए स्क्वायर से आई करंट जा रही है। तो यूनिट एरिया से कितनी करंट चल जाएगी मित्र, I/सर पाई ए स्क्वायर। तो भाई मुझे चाहिए कितनी, a/2 रेडियस पर चाहिए ना, तो पाई a/2 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एरिया से दोस्त कितनी करंट चल जाएगी, करंट जाएगी आई डेस, इसकी इक्वल हो जाएगी पाई ए स्क्वायर दोस्त, और पाई a/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो देट मीन्स ये कह रहा है आई डेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I/पाई ए स्मॉल ए स्क्वायर इंटू पाई a/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा यूनिट एरिया से मेरा पाई a/2 एरिया, a/2 स्क्वायर एरिया से मेरी करंट चली जाएगी। ओके, तो ये मेरी आराम से करंट चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है मित्र, धमाकेदार करंट जाएगी जिसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो करंट आएगी यहाँ से पास आउट हो जाएगी। ओके, अब मेन चीज़ ये है, मेन बात ये कह रहा हूँ दोस्त कि ये तो करंट पास आउट हो गई। अब देखो तुझे पता है ना, एक चॉकलेट की वैल्यू इतनी है, तो कुछ ना कुछ एक चॉकलेट की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आई डेस होगी तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ बी के ऊपर कितना हो गया, µ0 आई डेस अपॉन 2 पाई आर। तो µ0 आई डेस की वैल्यू क्या रख दूंगा दोस्त, आर पाई ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2 पाई आर a/2। ठीक है दोस्त, अब मैं ऐसे P/BQ करूँगा तो सब ये µ0 I/2 पाई कट उठा के मेरा आंसर आ जाएगा 4/3। और अंदर यदि, यह तो मैंने करंट से कर लिया, यदि मैं अंदर यदि सेपरेशन में एक फॉर्मूला भी निकालूँ ना, तो यदि मैं एक सेपरेट का फॉर्मूला भी निकाल देता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकता हूँ। ये तो एक मेथड बताया था, आराम से इसी मेथड से कर सकता हूँ मैं दोस्त। ये वाला एक और मेथड है, एक ये स्मॉल ए डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस है दोस्त, तो मुझे अंदर निकालना है। तो वही पाई, अब ये पूरा कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर से आई करंट जा रही है, तो यूनिट एरिया से कितनी करंट जाएगी मित्र, I/पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो भाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो अंदर है उससे कितनी करंट जाएगी, आई डेस इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई उठा I/आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ये देट इज कॉल्ड आई डेस। ओके, ये मेरा आई डेस आ गया। अब मैं क्या करूँगा मित्र, आई डेस मेरे पास आ ही चुका है, अब आई डेस तो मैंने निकाल ही दिया है। अब आई डेस मेरे को मतलब इस जो छोटे से पाथ है ना भाई, इस छोटे से पाथ से मेरी करंट आई डेस चल जा चुकी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई डेस मेरी छोटे से पाथ से करंट जा चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, आई डेस तो मेरी चल गई छोटे से पाथ से, अब मुझे एम्पेयर्स लॉ लगाना है। एम्पेयर्स लॉ होगा बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू µ0 आई डेस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर µ0 आई डेस, तो B इज इक्वल टू µ0 आई डेस अपॉन 2 पाई आर। तो आई डेस की वैल्यू रख दे, तेरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में आ जाएगा मित्र। यदि रखने के बाद बात करूँ ना, तो रखने के बाद भाई देख आराम से बात फीलिंग कर लेते हैं, क्योंकि पाई स्मॉल आर तो µ0 आई 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, दैट मीन्स µ0 आई अपॉन 2 पाई आर स्मॉल आर। कभी कभी ग्राफ पूछ ले जाता है, तो यहाँ पर जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोस्त स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल बनेगा, जबकि बाहर आउटसाइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो µ0 आई अपॉन 2 आर बनेगा। मतलब आउटसाइड जो मैग्नेटिक बना वो 1/r। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है दोस्त आर के रेस्पेक्ट में ऐसे रेसिप्रोकल बनता है, जबकि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का आर के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट बनता है। यदि मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बात करूँ, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, तो ये तो इनसाइड की बात होगी और ये आउटसाइड। तो इनसाइड में तो स्ट्रेट बनेगा ना मित्र,
इनसाइड में स्टेट बनेगा, और जैसे ही स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स आई नीचे चल जाएगा। ओके मित्र, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चलेगा, दौड़ेगा, अरे भागेगा यार। अब दोस्त एक डेरिवेशन और है, उसकी भी कर लेते हैं, अच्छी डेरिवेशन है, और तो मैंने बाकी डेरिवेशन कराया जी चैप्टर की, एक डेरिवेशन नहीं करवाई है। तो देख क्या डेरिवेशन है कि तू जानता होगा एक करंट कैरिंग लूप की डेरिवेशन थी, तो अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक डेरिवेशन है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बता दूंगा अभी, जो मैंने करवा दिया था। मैग्नेटिक फील्ड टू द एक्सिस, फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। ओके मित्र, तो इस प्रकार सा है तेरा डायग्राम, ये इस प्रकार सी है। ये दोस्त तेरी कैपिटल आर रेडियस का एक कोयल है, सर्कुलर कोयल है, सर्कुलर रिंग है, जिससे तुझे एक स्मॉल आर डिस्टेंस पी पर तुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तू जानता होगा दोस्त, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। तो न्यू ज़ीरो कैपिटल आई, न्यू ज़ीरो तो आराम से अपन ने निकाला भी था इसकी वैल्यू, न्यू ज़ीरो कैपिटल आई स्मॉल आई स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। अरे ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। ये तू एक बार डी मान ले या ए मान ले, कुछ भी मान सकता है, क्योंकि ये ए मान ले, कुछ चक्कर, ठीक है। देख न्यू जीरो आई की फॉर्मूला भी बहुत अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। न्यू जीरो आई कैपिटल आर स्क्वायर टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है मित्र। अब मैं इसको कैसे करूँगा, थोड़ा दिमाग लगा, अरे लगा यार, सर इसको कैसे करेंगे, थोड़ा भेजा लगा, आराम से लगा लगा, हमेशा पहले पहले इसको फील करा, मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोच इसके बारे में। हाँ तो थोड़ा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुझे, देखो ट्रिक देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ से एक 2 लूप मान ले और इस पर कर, तो करने का ट्राई कर एक बार। अरे लगा दे यार, बायो सावर्ट का लॉ लगा दे। बायो सावर्ट का लॉ क्या बोलता है, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जो डीएल कंपोनेंट का रहेगा, यह भी डीएल कंपोनेंट का रहेगा, इस पर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब ये इसको रिपल्सन करेगा, क्योंकि है ना, और ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ये दोस्त एक इसकी टेंजेंट है, ये इस प्रकार से रहेगा, अरे रहेगा नहीं रहेगा, ये एंगल बना रहा होगा यहाँ पर थीटा, और यही सेम एंगल बना रहा होगा यहाँ थीटा, तो ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, तो इसके 2 कंपोनेंट टूट जाएंगे, एक डीबी, ये भी डीबी है, तो इसके 2 कंपोनेंट तोड़ दूंगा मैं, डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा, तो इसके दोनों को जुड़ जाएंगे डीबी कोस थीटा, और ये दोनों हो जाएंगे 2 DB कोस थीटा जाएगा, तो ये ऊपर वाला कट जाएगा। दैट मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहा 8 पॉइंट पी पर, वो कितना हो गया, 2 DB कोस थीटा हो गया। अब डीबी की वैल्यू तू कहाँ से, बायो सावर्ट लॉ जानता ही है, तो डीबी की वैल्यू जो होता है स्मॉल एलिमेंट के लिए न्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दोस्त, 90 डिग्री है, और क्या, आराम से कर, ट्राई कर यार, 2 मिनट, सब कुछ मैं बताऊंगा, क्या थोड़ा डेरिवेशन को अपने आप में फील करो, न्यूमेरिकली है एक प्रकार के, ठीक है दोस्त।
कर हो रहा है ना, कर रख वैल्यूज को। अरे वैल्यूज को रख यार, थोड़ा ट्राई कर खुद एक बार। तो खुद एफर्ट नहीं डालेगा ना तो समझ में नहीं आएगा। खुद एफर्ट डाल के गलतियाँ करके ही सीखेगा। समझ रहा है मेरे मित्र। गलतियों से व्यक्ति सीखता है भाई। कैसा भी कर कर, जैसा आ रहा है। हाँ दोस्त, हुआ कुछ। अरे यार यहाँ पर कुछ गलती कर दी अपन ने। सर मुझे सिखा रहे थे, आप खुद ही गलत कर रहे हो। अरे यार हो जाती है भाई, हो जाती है। तो बता सकता था। ठीक है। थीटा यहाँ रहा है तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा ना। और ये 90 माइनस, और ये परपेंडिकुलर है इस एनीवे से, तो ये मेरा थीटा बन जाएगा। जैसा थीटा है वैसा थीटा यहाँ बन जाएगा। तो ये मेरा साइन थीटा कंपोनेंट टूटेंगे, और ये कोस थीटा के कंपोनेंट कटेंगे मित्र। तो ज़्यादा गलती कहाँ करी है, साइन का कोस ही तो कर दिया। सर साइन का कोस कर दिया, देट मीन सर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे कैसे करते हो, फिजिक्स बोलते हैं इसे। चल भाई मान ली तेरी गलती, माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 2 dB साइन थीटा। ओके, आराम से कर, कोई बड़ी बात नहीं। dB की वैल्यू रख दे, अब इंटीग्रेट कर दे तो आराम से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एक्चुअल में, इसका इंटीग्रेट आ जाएगा dB। अब इसका इंटीग्रेट कर दिया 2 dB साइन थीटा। ओके। अब यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू क्या, आराम से 90 रख दे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि थीटा किसके बीच में एंगल होता है, करंट और आर के डीएल के बीच में, मतलब आर और डीएल के बीच में। तो ये आर तो ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जाता है, ये एक प्रकार से 90 डिग्री एंगल बना रहा है मित्र। इसको तू आराम से, कड़ा होगा, कड़ा को समझ ले और किसी उसके कड़े के सेंटर से समझेगा तो इसे फील आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर dB की वैल्यू रख दें μ0.4 पाई आई डी एल। ठीक है। ये एंगल जो यहाँ पर था ना वो फाई एंगल है। तो ये स्मॉल आर और ये डी एल, ये करंट के बीच में एंगल होता है। तो यहाँ पर स्मॉल फाई आता है ना। तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है दोस्त, 90 डिग्री है। ठीक है। तो μ0 अपॉन आर स्क्वायर है दोस्त, और ये साइन थीटा इससे आया है। अब कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट चीज़ को बाहर निकाल दे भाई। 2 μ0.4 पाई सर बाहर निकाल दिया। करंट भी दोस्त बाहर निकल गई, डी एल भी बाहर निकाल दे, बचा क्या, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अरे सर कैसे हो जाएगा बताओ यार, आप ऐसे मेरे पर छोड़ देते हो, मेरे को तो कुछ नहीं आता भाई, तुझे बहुत कुछ आता है। ऐसी तेरी सोच गलत है कि मुझे कुछ नहीं आता। ओके, डी आर है ना। देख साइन थीटा निकालेगा तो यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला लगा देगा। एक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है, यहाँ पर सेंटर है, ये कहीं ना कहीं पीक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कैपिटल आर है, और ये स्मॉल ए स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू तेरा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है। ओके, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से तो ये तो आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर एक थीटा एंगल बन रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं सर, हाइपोटेनस। अरे ठीक है, हाइपोटेनस बोल दिया। ठीक है। ओके, अब वैल्यू को ठोक दे, और क्या
ठोकना मतलब रखना। ये सर 2 से 2 तो उड़ा दो यार, इतनी भी कैलकुलेशन नहीं आती आपको। क्या करोगे सर ज़िंदगी में? ज़िंदगी में भाई बहुत कुछ करना है। 2 पाई साइन थीटा की वैल्यू रख दी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी भाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। और ये डी आर सबकी वैल्यू रख दी है भाई, रख दी, सबकी वैल्यू रख दी है। स्मॉल ए स्क्वायर ये डी आर अंदर ही रहता है, ठीक है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्मॉल आर ही हाँ ये स्मॉल आर ही रहता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके, अब ये स्मॉल आर की वैल्यू तो वही है कैपिटल आर प्लस ए स्क्वायर। तो भाई ये न्यू ज़ीरो आई 2 पाई ये कैपिटल आर, ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी आर। तो ये दोनों मिलाकर दोस्त कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो डेट मीन्स ओवरऑल में जो बी नेट को ऐसा लिख सकता हूँ न्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन कर दिया डी आर का। ओके, अब मुझे निकालना क्या है मित्र? न्यू ज़ीरो आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, न्यू ज़ीरो आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर निकालना है ना भाई। आराम से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो आज तक कोई है ही नहीं, यही बोलना चाह रहा है ना तू। अब दोस्त यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको इंटीग्रेट कर देना है, डी एल जो होगा उसको इंटीग्रेट कर देना है। अब दोस्त डी एल रखना पड़ेगा पहले तो, डी एल रखना पड़ेगा। डी एल की वैल्यू क्या होगी? जो डी एल है ना मेरा, उस डी एल की वैल्यू को मैं क्या लूँगा? एक लेंथ कंसिडर करूँगा, नहीं करूँगा? तो मैं उसको एक लेंथ कंसिडर कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कैपिटल आर ऊपर आ ही रहा है, कैपिटल आर ऊपर आ ही रहा है, तो ये डी एल है, एक छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है। तो यदि मैं इस डी एल का पूरा इंटीग्रेट करूँगा एक सरकमफ्रेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और ये आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस का है, तो ये डी एल का पूरा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा दोस्त? 2 पाई कैपिटल आर। बस मित्र इसको रख दे यहाँ पर, न्यू ज़ीरो कैपिटल आर 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर, और ये 2 पाई कैपिटल। अब यहाँ पर 2 पाई नहीं करना है, क्यों? यहाँ पर पाई आर करना है, क्योंकि भाई तेने यहाँ 2 एलिमेंट माने ना, एक क्योंकि यह इधर तक का पार्ट माना और एक ऊपर तक का माना, तो तू एक ऊपर तक का ही तो बात करेगा। डीएल तो ऊपर तक की तो है या नीचे तक का ही है, तो एक कंपोनेंट की बात करेगा। यहाँ पर पाई आर करना है, हाफ करना है। ओके, तो न्यू ज़ीरो आई, ओके पाई से पाई उड़ा दे यार, कैपिटल आर स्क्वायर 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 बी नेट। तो ये मेरा भाई फॉर्मूला बन चुका है, नन्ना सा प्यारा सा। अब इसको याद तो तेरे को ही करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ रही है यार? ऐसा कैसे चल रहा है ज़िंदगी में? अच्छा ये है, चलो हम भी देखे थे। अब सर आपने तो उलझा दिया, परेशान कर दिया, खोपड़े में कुछ घुसा नहीं। चल खोपड़े में घुसाते हैं तेरे, देख कुछ नहीं करना भाई। मैग्नेटिक फील्ड था, सर्कुलर रिंग थी, सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कुछ नहीं, एक सर्कुलर रिंग माने कैपिटल आर रेडियस की स्मॉल, उसके सेंटर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर पी पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। उसका फॉर्मूला ये होता है बी पी इक्वल, पहले बोल मेरे साथ बोल, न्यू ज़ीरो आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक बार बोलते दोस्त, न्यू ज़ीरो कैपिटल आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। जय श्री राम। अब कुछ नहीं करना दोस्त, एक थीटा एंगल बनाएगा और एक फाई एंगल बनाएगा। फाई एंगल दैट इज द, अब यहाँ पे जो बाय साउट लो होता है न्यू ज़ीरो आइडियल साइन फाई अपॉन 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो एंगल होता है, यहाँ पर मैंने फाई कंसिडर कर दिया, थीटा भी रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो फाई जो एंगल्स होता है दोस्त, ये एंगल्स होता था द एंगल बिटवीन द स्मॉल आर एंड द करंट। यहाँ पर जो करंट बताएगा वो डी एल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा दोस्त, ठीक है।
अब यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दिया डी बी कोस थीटा, डी बी कोस थीटा, एक पैरेलल कंपोनेंट कर दिया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो डी बी साइन थीटा। अब इसका इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं करना। अब दोस्त में इंटीग्रेट करने के बाद दोस्त साइन थीटा आएगी, साइन थीटा की वैल्यू रख दे। ये ट्रायंगल बन रहा है तेरे पास, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर साइन स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर, साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू 2 dB साइन थीटा आ जाएगा, ओके। तो डी बी की वैल्यू रख दे मित्रों, साइन थीटा की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर रख दी, डी बी की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्त, 90 डिग्री हो जाएगी। तो इस सब की वैल्यू रखने के बाद ये एंड की टर्म बनी, साइन थीटा की वैल्यू रख दे यार, पहले रख देता, कोई बात नहीं, कोई नहीं, सर आपके जैसे निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर स्मॉल आर आ रहा है, स्मॉल आर की वैल्यू रख दे, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू कितना होता है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस रूट कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी देखिए, रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल। पहले भी रख दे, कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पर बी नेट अगर सर डी एल आ गया, डी एल एक ये सर कंपोनेंट, इसका इंटीग्रेट कर दे, पाई आर आ जाएगा। क्योंकि दो एलिमेंट में, यदि मैं एक एलिमेंट मानता तो यहाँ पर मैं 2 नहीं लगाता, डी बी साइन थीटा लिखता, फिर मैं इसका इंटीग्रेट कर देता 0 से लेकर 2 पाई आर तक। बट मैं यहाँ 2 एलिमेंट मान लिया, तो यहाँ पर पाई आर तक ही मैं करूँगा, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दे मेरा भाई जी, ये फॉर्मूला आ गया, इसको याद कर ले। चल भाई, ऑल द बेस्ट। अब सुन भाई, ऑल द बेस्ट करने से पहले तुझे कुछ गाइडलाइन दे देता हूँ भाई। चार्ज पार्टिकल लोरेंट्ज़ फोर्स ढंग से पढ़ लेना। एक वो जो पैरेलल वायर थे ना, F12, यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो भाई रिपल करते हैं, रिपल करते हैं करंट। यदि दो पैरेलल वायर रहता है ना, जैसे अपन एम की डेफिनेशन भूल जाती है, F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू न्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो उसके बाद भी डेरिवेशन पढ़ लेना, इसकी करवाई है मैंने। गैलोमीटर पढ़ लेना, एक वोल्ट मीटर और आमीटर, मतलब वोल्ट मीटर और आमीटर गैलोमीटर से किस प्रकार बनाते हैं, गैलोमीटर है। अब वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, वी बराबर आई आर, वोल्टेज बढ़ाने, मतलब वोल्टेज कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये वोल्ट मीटर बन जाता है, कन्वर्टर। अब यदि गैलोमीटर है, करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, करंट कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस कम करेंगे। इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, मतलब शॉर्ट रेजिस्टेंस, तो ये मेरा क्या बन जाता है, आमीटर बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, गैलोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्त, आराम से धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे। टॉर्क से क्वेश्चन आएंगे दोस्त, आराम से धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे। एक जब का चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है किसके, चार्ज वेलोसिटी, जब चार्ज पार्टिकल की परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक सर्कुलर पाथ बनाता है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। वेलोसिटी जब पैरेलल रहती है तो एक लीनियर पाथ बनाता है। एक होर्स, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है, लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है, तो लोरेंट्ज़ फोर्स होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस वी क्रो। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है मित्र। तो दो फोर्स लगेंगे उस पर, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस एफ, जिसे बोलते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स, ओके, ठीक है ना, ठीक है। और भी डेरिवेशन है, जैसे ये पैरेलल वायर था, इससे कैपिटल डी डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो भी पूछ लिया जाता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तू जानता होगा, तू तो भूल गया होगा, मुझे बतानी पड़ेगी। ये अब ये एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ, φ1 φ2 साइन φ1 प्लस साइन φ2, इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। सोलेनोइड के कारण, हाँ, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड न्यू 0 स्मॉल एन आई, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म में दोस्त। वो टेबल ढंग से याद कर लेना, पेरा डेरा फेरा, इनकी सब परमिटिविटी, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ टट्टवा याद होनी चाहिए भाई। एक्सेल और में एक्सेल पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाता है, तो भाई ये पूरा कंटेंट, अच्छा कंटेंट पूछा जाता है भाई, ढंग से कर लेना। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।